11 अप्रैल 1970 का वो दिन जब शुरुआत हुई एक खास अपोलो 13 मिशन की, जहां तैयारियों से ज्यादा श्योरिटी थी, परफॉर्मेंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। पता है क्यों? क्योंकि अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन में मिलने वाली सक्सेस के बाद नासा के साइंटिस्ट अश्योर थे कि उनके पिछले 2 मिशन की तरह ही उनका ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा, और नासा की ही तरह इस मिशन में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी सक्सेस को लेकर काफी निश्चिंत थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मिशन का सपना वो खुली आंखों से देख रहे हैं वो शायद कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि उनका ये मिशन पिछले 2 मिशन की तरह ही सक्सेसफुल और उतना हैप्पी नहीं होने वाला था। क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से देखते ही देखते इनके स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई, और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर में भी गैस लीकेज काफी तेजी से होने लगा। धमाके से कुछ ऐसा इंबैलेंस क्रिएट हुआ कि मून पर लैंडिंग का सपना लेकर जाने वाला ये एस्ट्रोनॉट अब अर्थ से भी हर सेकंड काफी दूर जाने लगा। इवन एक समय तो ऐसा आया कि लोग ये भी सोचने लगे कि क्या अब ये कभी धरती पर वापस आ भी पाएगा, या फिर ऐसे ही स्पेस में इनका स्पेसक्राफ्ट भटकता रहेगा। क्या था इस मिशन का पूरा सच? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? आइए जानते हैं। 1969 का साल, जब अमेरिका ने अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था, और एक बार फिर से तैयारी थी अगले मिशन अपोलो 13 की। लेकिन अपोलो 11 और अपोलो 12 की सक्सेस और दोनों बार में इंसानों का चांद पर जाना अब लोगों के लिए इतना हैबिचुअल हो गया था कि जैसे बस घूमने निकले हैं और वापस आ ही जाएंगे। आपको बता दें कि अपोलो 13 मिशन में किसी ने उतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। सबको लगने लगा था कि ये रेगुलर मिशन है, इसमें क्या नया है। हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के घटते इंटरेस्ट को देखते हुए वहां के गवर्नमेंट को लगने लगा कि स्पेस में पैसे खर्च करना और ऐसे मिशन पर रिसर्च वर्क के लिए बजट ग्रांट करना एक बर्डन से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं नासा के लिए यह बहुत ही क्रूशियल टाइम था, जब उन्हें खुद की काबिलियत तो साबित करनी ही थी, साथ ही साथ वहां की गवर्नमेंट और वहां के लोगों को यह भी दिखाना था कि स्पेस वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट आने वाले फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद होगा। एक और घटना जो उस वक्त हुई वो ये था कि जो 3 एस्ट्रोनॉट अपोलो 13 मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए थे, उन्हें आखिरी समय पर कुछ इश्यूज की वजह से रिप्लेस करना पड़ा, और 3 ऐसे एस्ट्रोनॉट को वहां जाना पड़ा जिन्हें इस मिशन के लिए कभी चूज ही नहीं किया गया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चांद पर इंसानों के द्वारा वहां की मिट्टी की जांच पड़ताल तो करना था ही, साथ ही चांद के एटमॉस्फेयर में इंसानों के काम करने की कैपेबिलिटी भी चेक करना था। इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और सर्विस एस्केप सिस्टम था। इस स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा था कमांड मॉड्यूल, जहां पर तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, और ये कोन शेप का था, जिसका डायमीटर 13 फीट और लंबाई 11 फीट थी। सर्विस मॉड्यूल में ज्यादातर ऑक्सीजन को रखा गया था। कमांड एंड सर्विस को कंबाइनली CSM भी बोला जाता है, जो पूरे मिशन में ज्वाइंट रहते हैं और मिशन कंप्लीशन के बाद धरती पर लौटते वक्त ही अलग होते हैं। लूनार मॉड्यूल का काम चांद पर जाना और मिशन पूरा होने के बाद वापस CMS से जुड़ जाना, जबकि लॉन्च एस्केप सिस्टम का काम होता है लॉन्चिंग के वक्त किसी हादसे के हो जाने पर एस्ट्रोनॉट को सेफली इजेक्ट करना। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन की लॉन्चिंग हुई, लेकिन कम पॉपुलैरिटी की वजह से न्यूज चैनल और बाकी जगहों पर इसे उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, और इस कवरेज को किसी ने देखना जरूरी ही नहीं समझा। अगले 46 घंटे तक मिशन स्मूथली रन कर रहा था। सबको लग रहा था कि यह भी एक सक्सेसफुल मिशन ही है। 13 अप्रैल को क्रू के द्वारा दुनिया के सामने कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की टीवी ब्रॉडकास्टिंग की गई, जिसके लगभग 6 मिनट बाद एक रेगुलर रूटीन चेकिंग के लिए एक एस्ट्रोनॉट से ऑक्सीजन लेवल चेक करने को कहा गया। लेकिन इस चेकिंग के दौरान ही वो धमाका हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक साथ सभी वार्निंग अलर्ट ऑन हो गए, और इन एस्ट्रोनॉट को एक झटका भी महसूस हुआ। तीनों एस्ट्रोनॉट, कमांडर जिम लोवेल, लूनार मॉडल के पायलट फ्रेड हैश और कमांडर मॉड्यूल के पायलट
जैक स्विगर्ड बुरी तरह से घबरा गए। कमांडर लोवेल मिशन कंट्रोलर को बताते हैं कि ऑक्सीजन के एक सिलेंडर में आग लग गई और दूसरे सिलेंडर में भी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। कुछ देर पहले तक जहां कोई न्यूज चैनल इस न्यूज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, इनफैक्ट इस मिशन को भाव ही नहीं मिल रहा था, वहीं इस घटना के बाद हर न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज की हेडलाइन चल रही थी। स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में था, जिसके सेंटर एरिया में एक हीटर लगा हुआ था जो कि इस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करता था। इस स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉडल में 2 ऐसे टैंक लगे थे। इसमें इस्तेमाल किए गए टैंक 2 को पहले अपोलो 10 मिशन में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस वक्त कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से इसे हटा दिया गया था। तब रिपेयरिंग में नीचे गिरने की वजह से इसके अंदर की एक ट्यूब डैमेज हो गई थी, जिसे टेस्टिंग में भी शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसमें इंस्टॉल्ड थर्मामीटर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही शो करता था, जबकि अंदर के हीटर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को हीट करते वक्त कई बार इस टैंक का टेम्परेचर 537 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसी बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से अंदर एक स्पार्क हुआ और ये धमाका हो गया। चूंकि ये टैंक बाहर की तरफ इंस्टॉल्ड था, इसीलिए पूरे स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और सर्विस मॉडल में सिर्फ 13 फुट का ही डैमेज हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज क्या हुआ, किसी को इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं था। ऐसे में वापस आना ही एकमात्र ऑप्शन था, लेकिन कैसे? क्या था शॉर्टेस्ट रूट? स्पेसक्राफ्ट को वापस मुड़ना या चांद का चक्कर लगाकर वापस आना? इजी तो यह था कि यू टर्न लिया जाए और वापस पृथ्वी की तरफ रवाना हुआ जाए, लेकिन इसके लिए मेन इंजन को स्टार्ट करना जरूरी था और इस धमाके के बाद मेन इंजन में कोई डैमेज हुआ है या नहीं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। एज पर कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉट लूनार में बैठकर पहली बार इसके इंजन को फायर करते हैं और इसकी मदद से चांद की दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं और धरती से इतनी दूर जाने वाले दुनिया के पहले इंसान होने का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। उस वक्त इनकी अर्थ से डिस्टेंस लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास थी। इस हिसाब से ये 153 घंटे बाद धरती पर पहुंचते, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं था, जिस वजह से इन्होंने इंजन को दोबारा बर्न किया और ये टाइम घटकर 143 घंटे का रह गया। इसी के साथ ही अब दूसरी प्रॉब्लम ने दस्तक दी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन सामने आई। दरअसल एस्ट्रोनॉट के द्वारा सांस लेने के दौरान छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया था, ताकि दोनों आपस में रिएक्ट करके लिथियम कार्बोनेट बना ले। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनका कैनिस्टर की कैपेसिटी 2 लोगों के लिए थी, वो भी सिर्फ 2 दिन की। ऐसे में 3 लोगों का 4 दिन तक सरवाइव करना ये सबसे बड़ी परेशानी थी। अच्छी बात तो ये थी कि कमांड मॉड्यूल में कुछ फिल्टर पड़े थे। हालांकि उनका शेप स्क्वायर था, लेकिन लूनार वाले कैनिस्टर का शेप सिलेंड्रिकल था। एक बार फिर से ग्राउंड टीम 24 घंटे की टफ कैलकुलेशंस करती है और आसपास की चीजों से एक डिवाइस को बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही उन्हें यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एक आदमी दिन में 200 ml से ज्यादा पानी ना पिए, नहीं तो इससे यूरिनेशन की वजह से इनके यूरिन का वेट स्पेसशिप की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। 4 दिन बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट वापस धरती की तरफ आता है तो इन एस्ट्रोनॉट को रियलाइज होता है कि इन्हें एक और बर्न की जरूरत है। ऐसे में एक और बर्न किया जाता है लूनार मॉड्यूल का। तीनों एस्ट्रोनॉट को एक बार फिर से लूनार मॉड्यूल से निकलकर कमांड मॉड्यूल में जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि यही धरती पर वापस जाने वाला था। जैसे ही कमांड मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरता है, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड भी था, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन जब यह फासला 4 मिनट से भी ज्यादा बढ़ने लगा तो नासा की टीम के साथ पूरी दुनिया की धड़कनें एक बार फिर से किसी अनहोनी को लेकर बढ़ने लगती हैं। लेकिन 4 मिनट 27 सेकंड के बाद एक रिस्पॉन्स आता है और सबकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं, क्योंकि तीनों एस्ट्रोनॉट सही सलामत धरती पर लैंड कर जाते हैं। ये मिशन बेशक फेल रहा, लेकिन फिर भी सही सलामत घर वापसी वाला अपोलो 13 मिशन एक इतिहास तो रच ही देता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।